हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, जिसका नाम आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियंस पॉलिटिकल थ्योरी, इस सब्जेक्ट के आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है और आपके भी एग्ज़ाम आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बुक में भी, और अपनी स्टडी कर पाएँ। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विद आंसर देखने वाले हैं, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, धर्म और धम के बीच समानता और अंतर का वर्णन कर। यानी धर्म और जो धम है उसके बीच जो समानता है और जो अंतर है उनका वर्णन आपको करना है। इस क्वेश्चन के परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, धर्म और धम भारतीय परंपरा के दो महत्वपूर्ण अवधारणा हैं जो व्यक्तिगत जीवन, समाज और राजनीति के नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ी हैं। यानी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय जो महत्व है उसके लिए। और ये दोनों ही जो व्यक्तिगत जीवन है और जो समाज है और जो राजनीति है उससे संबंधित है, उन सभी पहलुओं को कवर करती हैं। ठीक है, धर्म संस्कृति का शब्द है, जबकि धम पाली भाषा का। यानी देखिए, जो धर्म है वो संस्कृति का शब्द है और जो धम है ये पाली भाषा का शब्द है। ये दोनों शब्द धार्मिक नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था का संकेत देते हैं, परंतु इसके बीच बारीकी समानता और अंतर है। यानी देखिए, जो दोनों ही चीज़ें हैं, यानी धर्म और धम दोनों ही जो है वो हमारी धार्मिक और नैतिकता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनके बीच में बहुत बारीकी समानता है और बहुत ही बारीक अंतर है। अब हम उसी अंतर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि धम और धर्म के बीच समानताएं, पहले हम देखेंगे कि क्या क्या समानताएं हैं। तो पहले हम देखेंगे नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। यानी नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के ऊपर ये दोनों ही समान देखने को मिलते हैं। किस तरह से? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, धर्म और धम दोनों का मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिकता और सदाचार को स्थापित करना है। यह व्यक्तिगत आचरण को नियंत्रित करते हुए समाज में शांति और समरसता बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी देखिए, दोनों का जो रोल है वो यही है कि समाज में नैतिकता और समाज जो है उसको स्थापित किया जा सके, समाज में शांति बनाई जा सके, और दोनों को जो है दोनों का पर्पस शांति बनाने का ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय और कर्तव्य का सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, दोनों ही विचारधाराएं कर्तव्य और न्याय पर आधारित हैं। धर्म में इसमें धार्मिक कर्तव्य कहा जाता है, जबकि धम में यह बौद्ध नैतिकता के रूप में प्रकट होती है। यानी देखिए, दोनों का जो कर्तव्य है और न्याय है दोनों के अंतर्गत आता है। जो धर्म में न्याय और कर्तव्य है उसे हम धार्मिक कर्तव्य कहते हैं, और जो धम होता है, धम में जो होता है उसे बौद्धिक नैतिकता के रूप में कहा जाता है। लेकिन बात दोनों की एक ही है, दोनों में एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, धर्म और धम दोनों व्यक्तियों को समाज के साथ सामंजस्य बिठाने का मार्गदर्शन देते हैं। इसके द्वारा अनुशासन, प्रेम और सह अस्तित्व का संदेश दे मिलता है। यानी देखिए, इसके द्वारा जो अनुशासन है, प्रेम है और जो सह अस्तित्व की भावना होती है उसको विकसित कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास, की किस तरह से आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास होता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, दोनों ही व्यक्तियों के आंतरिक और माध्यमिक विकास पर बल देते हैं। धर्म में यह आध्यात्मिक साधना के माध्यम से होता है, जबकि धम्म में ध्यान और मैत्री भावना के माध्यम से। यानी देखिए, जो धर्म होता है उसमें ये आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से होता है, और जो धम्म होता है उसमें ध्यान और मैत्री की जो भावनाएं होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्म और धम्म के बीच अंतर। यानी जो धर्म और धम्म है इसके बीच में क्या अंतर है। तो पहला हम देखेंगे परिभाषा और दायरा। किस तरह से जो धर्म है, धर्म व्यापक और बहुआयामी है। यह धार्मिक विश्वासों, कर्मकांडों, सामाजिक नियमों और दार्शनिक दृष्टिकोणों का समर्थन करता है या फिर समावेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धम। धम मुख्यतः बौद्ध परंपराओं में नैतिकता और जीवन के मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह सरल और व्यवहारिक जीवन के नियमों पर आधारित है। यानी देखिए, जो बौद्ध धर्म है या फिर ये कहें जो धर्म है वो बौद्ध के नैतिकता और जीवन के आसपास घूमता हुआ हमें दिखाई देता है, और इसमें बहुत ज़्यादा सरल जीवन जीने के लिए और नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है। यानी बहुत सरल जीवन जीने के लिए इसमें कहा जाता है। अब हम देखेंगे धार्मिक और नैतिक पहलू। यानी जो हमारे धार्मिक और नैतिक पहलू हैं इसके अंतर्गत देखेंगे धर्म। इसमें देवी देवताओं की पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक ग्रंथों का पालन किया जाता है। यानी जो देवी देवताएं होते हैं और जो धार्मिक
ग्रंथ होते हैं उनका पालन किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो धम्म होता है इसमें ईश्वर की पूजा का अभाव है और नैतिकता का, करुणा और ध्यान पर जोर दिया जाता है। यानी इसमें ईश्वर की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ नैतिकता, करुणा और ध्यान पर केंद्रित होता है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे दर्शन और उद्देश्य। धर्म में आत्मा पुनर्जन्म, मोक्ष और ईश्वर के सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और धर्म है इसमें दुख के, तृष्णा के और जो निर्वाण है इसके ही सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अब हम देखेंगे व्यवहारिकता और आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे धर्म, यह धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा होता है, ठीक है। धर्म जो है धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ होता है, और जो धर्म होता है ये व्यक्तिगत अनुभवों और नैतिक जीवन पर आधारित होता है, ठीक है। अब हम अगर समाज में भूमिका के आधार पर देखें तो धर्म जो होता है, धर्म समाज के विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और आदि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो बटे हुए हैं, ठीक है। अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म एक सार्वभौमिक नैतिकता दृष्टिकोण प्रदान करता है जो जाति और धर्म से परे है। यानी देखिए जो धर्म है उसमें कोई भी जाति, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होता, वो सभी पे एक जैसा लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, धर्म और धम्म दोनों ही भारतीय परंपराओं और सभ्यताओं का अभिन्न हिस्सा है। जैसे कि अभी हमने देखा, दोनों ही धम्म हो या धर्म हो, दोनों ही जो भारतीय परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उसमें महत्वपूर्ण है। धर्म जहाँ धार्मिक आस्था और कर्मकांडों पर आधारित है, वहीं धम्म नैतिक और आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित है। यानी जो धर्म होता है वो धार्मिक कर्मकांडों और धार्मिक स्थानों से संबंधित होता है, और जो धम्म होता है वो नैतिकता, आत्मनिरीक्षण से संबंधित होता है। दोनों का उद्देश्य मानव जीवन को नैतिकता, सह अस्तित्व और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलाना है। धर्म और धम्म के इन विचारों से व्यक्तियों और समाज में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। यानी दोनों से ही जो समाज है उसमें शांति और जो संतुलन है वो प्राप्त हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों का कामकाजों का मूल्यांकन करें। यानी प्राचीन भारत में जो सरकार के गैर राजशाही जो रूप हैं, उनके जो कामकाज हैं, उनका आपको मूल्यांकन करना है। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, प्राचीन भारत में राजनीतिक संरचनाओं केवल राज्यों और साम्राज्यों तक सीमित नहीं था, इसके अतिरिक्त गैर राजशाही रूप जैसे गणराज्य और जनपद भी राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा थे। यह संस्थाएं सामूहिक निर्णय निर्माण और जन भागीदारी पर आधारित थे, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों प्रारंभिक झलक देते थे। इस उत्तर में हम प्राचीन भारत में गैर राजशाही रूपों के कामकाजों और उसके महत्व का मूल्यांकन करेंगे। चलिए फिर इनका मूल्यांकन करते हैं कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। गैर राजशाही सरकारों के प्रमुख रूप कौन कौन से प्रमुख रूप थे? तो पहला आप लिखेंगे गणराज्य। प्राचीन भारत में गणराज्य जैसे संघ और गण कहा जाता था, सामूहिक शासन के रूप में इसमें प्रमुख उदाहरण हैं लक्षवी, शाक्य, वच्छी, संघ आदि। देखिए जो पहले थे वो गणराज्य यानी संघ और गणों के रूप में थे, और ये सामूहिक शासन के रूप में कार्य करते थे। उदाहरण के रूप में आप लक्षवी लिख सकते हैं, शाक्य लिख सकते हैं, वंशी लिख सकते हैं, ठीक है। इन गणराज्यों में प्रशासन सभा के माध्यम से संचालित होता था, जिसमें सदस्य सामूहिक रूप से निर्णय लेते थे। यानी जो शासन चलाया जाता था वो सभा द्वारा चलाया जाता था। अब हम देखेंगे जनपद। जनपद में आप लिख सकते हैं, जनपद प्राचीन भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई है। यानी जो जनपद है वो प्राचीन भारत में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई माना जाता था। नेक्स्ट आप लिखेंगे, यह क्षेत्रीय रूप से संगठित स्वायत्ता इकाई थी जो स्थानीय प्रशासन और संसाधन प्रबंधन में सक्रिय थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक परंपराएं। यह संस्थाएं स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करती थी, ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे, सामूहिक नेतृत्व, मत विनिमय और सहमति आधारित निर्णय निर्माण प्रमुख विशेषताएं थी इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इसमें गैर राजशाही रूप में कामकाज का मूल्यांकन। यानी जो गैर राजशाही थी उसके रूप में किस तरह से जो कामकाज था उसका मूल्यांकन किया जाता था। तो पहले हम देखेंगे सकारात्मक पहलू। सकारात्मक पहलू में पहला आप लिखेंगे सहभागी शासन। किस तरह से सहभागी शासन? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, इन व्यवस्थाओं में नागरिकों की सीधी सहभागिता होती थी, यानी वो डायरेक्ट ही इसमें भागीदार बनते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, शासन के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे, जो समानता और स्वतंत्रता की भावना को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे न्यायिक प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे
गणराज्य में न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक थी, यानी गणराज्य में जो न्यायिक प्रक्रिया होती थी वो पारदर्शी और लोकतांत्रिक होती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विवादों का निपटारा सभा के माध्यम से किया जाता था, यानी जो जो भी विवाद होता था, कोई भी मुद्दा होता था तो उसके ऊपर सभा द्वारा उसको निपटाने का कार्य किया जाता था। अब हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जनपदों में स्थानीय स्तर पर प्रशासन का कार्यभार संभाला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें समाज में आत्मनिर्भरता और स्थानीय शासनों का बेहतर प्रबंधन था, यानी देखिए इसमें समाज में जो आत्मनिर्भरता होती है और जो स्थानीय प्रशासन का बेहतर प्रबंधन देखा जा सकता था इनके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता, किस तरह से धार्मिक और सांस्कृतिक समावेशिता थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गणराज्य और जनपद बहु सांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज के लिए अनुकूल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यह संस्थाएं विभाजन के बजाय एकता और सह अस्तित्व पर जोर देती थी, यानी ये विभाजन पर नहीं सह अस्तित्व पर जोर देती थी और सब एक साथ मिलकर कार्य करते थे। अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक पहलू, कि इसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सीमित भागीदारी। सीमित भागीदारी किस तरह से, इन व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को समान अधिकार नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कई गणराज्यों में निर्णय निर्माण का अधिकार केवल कुलीन वर्ग के पास था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गणराज्य थे जिनमें निर्णय निर्माण यानी क्या होना है और क्या नहीं होना उसका जो अधिकार था वो सिर्फ कुलीन वर्ग के पास होता था, यानी उच्च वर्गीय के पास। ठीक है, अब हम देखेंगे आंतरिक संघर्ष, सामूहिक निर्णय निर्माण में मतभेद और आंतरिक विवाद सामान्य थे, यानी कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, ऐसी स्थिति हम देख सकते थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कभी कभी यह संघर्ष गणराज्य की स्थिरता को नुकसान पहुंचाता था और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता था, ये जो संघर्ष होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे राजनीतिक अस्थिरता। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे बाहरी आक्रमण और सैन्य शक्ति की कमी के कारण कई गणराज्य लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौर्य और गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ इसकी शक्ति क्षण हो गई, यानी देखिए जब मौर्य और गुप्त साम्राज्य विकसित हुए, या ये कहे मौर्य और गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो इसकी शक्ति भी खत्म हो गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सीमित सैन्य शक्ति, किस तरह से इनकी सीमित सैन्य शक्ति थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे यह व्यवस्थाओं में संगठित सैन्य शक्ति का अभाव था जो इन्हें बाहरी आक्रमणों से के प्रति कमज़ोर बनाती थी, यानी देखिए इनके पास जो सैन्य शक्ति थी वो बहुत कमज़ोर थी, इस वजह से जो बाहरी आक्रमण होते थे उसके सामने ये झुक जाते थे, या ये कहें उसका ये सामना नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे महत्व और योगदान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्रारंभिक लोकतांत्रिक अवधारणा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय गणराज्य लोकतांत्रिक शासन की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हम देखेंगे यह आधुनिक लोकतंत्रों के विकास में प्रेरणा का स्रोत मानी जा सकते हैं, यानी जो आधुनिक लोकतंत्र है उसके विकास में इन्हें हम प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत आप लिखेंगे इन व्यवस्थाओं ने समाज में सामूहिक निर्णय और न्याय की अवधारणा को मजबूत बनाया। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गणराज्य और जनपद व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन की निष्कर्ष की ओर चलेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्राचीन भारत में गैर राजशाही सरकारों ने समाज में संगठित और प्रगतिशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से, ये अभी हमने देखा जो गैर राजशाही शासन है उसने समाज को संगठित और प्रगतिशील बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि यह व्यवस्था कम समय के साथ समाप्त हो गई, क्योंकि ये धीरे धीरे समय के साथ साथ समाप्त हो गई जब मौर्य और गुप्त राजवंश आए, लेकिन उन्होंने शासन की लोकतांत्रिक और नैतिक परंपराओं को स्थापित किया, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो समाज में लोकतांत्रिक और नैतिक परंपराएं हैं वो आज भी जीवित हैं। इनका अध्ययन भारतीय राजनीति के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वजह से ही हमें पता चलता है कि भारतीय जो राजनीति है उसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ें आई और किस तरह से इसका विकास हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था की चर्चा करें, यानी वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी आपको चर्चा करनी है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे वैदिक काल जो कि हमारा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था, भारतीय समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस काल में सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, यानी देखिए जो सामाजिक व्यवस्था है उसको व्यवस्थित
व्यवस्थित करने के लिए और जो संगठन है उनको बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था का स्थापना हुई या वर्ण व्यवस्था बनाई गई। यह व्यवस्था समाज को 4 प्रमुख वर्गों या ये कहें वर्णों में विभाजित करती है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ग हैं जो व्यक्तियों के कर्म, गुणों और क्षमता पर आधारित मानी जाती है। यानी देखिए शुरू में जो व्यक्ति के कर्म होते हैं, गुण होते हैं और जो क्षमता होती है उस पर आधारित ही वर्ण व्यवस्था। वो बात अलग है, आगे चल के ये जन्म पर आधारित हो जाती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, यानी वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्थान पे आते थे वो होते थे ब्राह्मण, क्योंकि ये लोग जो थे ये ज्ञान और संरक्षण करते थे, यानी ज्ञान अर्जित करना और जो भी पढ़ाई वगैरह की चीज़ें हैं वो ब्राह्मण लोगों द्वारा ही की जाती थी, इसलिए इन्हें सबसे पहले वाले स्थान पर रखा जाता था। ठीक है, यह वर्ण ज्ञान, शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े थे, क्योंकि यही ज्ञान लेते थे, शिक्षा लेते थे और जो धर्म होता है उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य इन्हीं का था। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और यज्ञ आयोजन करते थे, यानी देखिए ब्राह्मण जो होते थे वही वेदों का अध्ययन करते थे और यज्ञ जो होते थे उनका आयोजन करते थे। फिर उसके बाद में आते थे क्षत्रिय, जो कि शक्ति या फिर संरक्षण का कार्य करते थे या ये कहीं शासन का कार्य करते थे, एक तरह से कह लो राजा। ठीक है, जो राजा होते थे वो इसमें आ जाते थे कि क्षत्रिय हैं, वो युद्ध वगैरह कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। क्षत्रिय वर्ग का कार्य समाज की रक्षा करना और शासन का संचालन करना था। राजा, योद्धा या प्रशासक इसकी वर्ग के आते थे, यानी देखिए इस वर्ग के अंतर्गत राजा हो गए, योद्धा हो गए, प्रशासन वाले हो गए या फिर जो सरकार चला रहे हैं वो लोग हो गए, ये सभी इसके अंतर्गत आते थे, जो कि सेकंड नंबर पर आते थे ब्राह्मणों के बाद में। फिर आते थे हमारे वैश्य। वैश्य का मतलब है जो आर्थिक संरक्षण करते हो, यानी आर्थिक रूप से कार्य करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। यह वर्ग कृषि, व्यापार, पशुपालन और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे, यानी ये लोग जो थे वो कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको करते थे। वैश्य समाज की आर्थिक रीढ़ मानी जाती हैं और वैश्य द्वारा ही जो आर्थिक चीज़ें हैं वो की जाती थी, इसलिए इन्हें थर्ड नंबर पर रखा जाता था। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड या कामकाज से रिलेटेड कृषि हो गई, व्यापार हो गया, जो भी हो गया वो वैश्य द्वारा किया जाएगा। फिर लास्ट में आते थे शूद्र, जो कि हमारे फोर्थ नंबर पर, लास्ट वाले नंबर पर होते थे, लास्ट वाले नंबर पर होते थे और इन्हें सेवा प्रदान करते थे। यानी देखिए ये जो शूद्र है ये लास्ट यानी फोर्थ नंबर पर होते थे और इनसे पहले जो 1, 2 एंड 3 यानी इन तीनों वर्गों की ये सेवा करते थे। ये लोग जो हैं ये सेवा क्षेत्र में आते थे। शूद्र वर्गों का कार्य अन्य 3 वर्गों की सेवा करना था, जैसे अभी मैंने बताया। इन्हें श्रम और सेवा के कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था, यानी जो झाड़ू लगाना हो गया, पोछा लगाना हो गया, नौकरों की तरह इन्हें नियुक्त किया जाता था या नौकरों की तरह इन्हें ट्रीट किया जाता था। यानी देखिए अगर गली है, गली में जो नाली साफ करना है, नाले साफ करना है, ये सभी जो कार्य होगा वो शूद्रों का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताओं में आप लिखेंगे कार्य आधारित विभाजन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। यानी देखिए प्रारंभ में जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म और गुण पर आधारित थी। अगर आपके गुण अच्छे हैं और आप इतनी बुद्धि रखते हैं कि ज्ञान अर्जित कर सकें, पढ़ सकें, तो आप ब्राह्मण बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतनी शक्ति रखते हैं, इतना बल रखते हैं, तो आप सेना में चले जाइए, तो आप सैनिक बल में आ जाएंगे। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सेवा ही कर सकते हैं, नाली साफ कर सकते हैं या फिर कोई अन्य सेवा कर सकते हैं, तो फिर आप लोग शुद्र आ जाइए। तो ये जो था ये जन्म पर आधारित नहीं था, कर्म पर आधारित था। ठीक है, व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार का वर्ण बदल सकता था, यानी अगर वो पहले शूद्र है लेकिन वो युद्ध कला सीख ले और वो युद्ध करने लग जाए तो वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक संतुलन का प्रसार। किस तरह से सामाजिक संतुलन का प्रसार हुआ, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं यह व्यवस्था समाज में सभी वर्गों को उनके कार्यों के अनुसार संगठित करने का प्रयास करती थी, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया ये कार्यों पर आधारित थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक आधार। धार्मिक आधार के अंतर्गत आप लिखेंगे वर्ण व्यवस्था का आधार वेदों में उल्लेखित जो भगवान ब्रह्मा हैं उनके आधार पर इन्हें बांटा गया है। यानी भगवान जो ब्रह्मा है, जैसे उनकी बॉडी है तो उनका जो हेड है यानी जो सर है उससे बने ब्राह्मण, क्योंकि करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई का काम हमारे दिमाग से होता है। फिर उसके बाद में आते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय जो बने वो उनकी बाजुओं से बने, ब्रह्मा की बाजुओं से, क्योंकि जो ब्रह्मा है उनकी बाजुओं में क्या है, शक्ति है। तो इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं वो, क्योंकि लड़ने वड़ने का काम जो करते हैं वो हाथों से ही तो करते हैं, तो इसीलिए क्षत्रिय जो हैं वो हाथों से बने हैं। अब ये मत बोलना पैरों से भी लड़ लेते हैं, वो बात अलग है, आप लोग लड़ लेते हो तो पैरों को काउंट मत करना। ठीक है,
उसके बाद में बने वैश्य। वैश्य जो हैं वो हैं बने वैश्य हैं वो पेट और जांघों से बने हैं, क्योंकि देखिए कृषि करने के लिए पेट की भी आवश्यकता होती है क्योंकि हम उसमें खाते हैं, और जांघों की क्योंकि उसमें बल लगता है, ठीक है, इसलिए वो जांघों से बने हैं। फिर उसके बाद में आते हैं शूद्र, जो कि पैरों से बने हैं, जो सबसे नीचे वाले स्थान पे होते हैं, क्योंकि हमारे पैर जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं, इसीलिए शूद्रों को भी सबसे नीचे रखा गया है। अब आपको आई होप समझ में आगे होगी ये किस तरह से पुरुषों के अंग से बने हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे परिणाम और प्रभाव, यानी इसका जो परिणाम है और इसका जो प्रभाव है। तो पहले हम देखेंगे प्रारंभिक काल। इसमें आप लिखेंगे सामाजिक श्रम विभाजन से में कुशलता और सामान्यता बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धर्म शासन व्यवस्था और श्रम का संतुलन स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल की गिरावट। किस तरह से उत्तर वैदिक काल में गिरावट आई? समय के साथ यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई और सामाजिक असमानता का कारण बनी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होगी, जिसकी वजह से समाज में असमानता पैदा होने लगी, ठीक है। अब हम देखेंगे शूद्रों और निम्न वर्गों के साथ भेदभाव होने लगा था या भेदभाव बढ़ गया था, क्योंकि फिर अब जो व्यक्ति है वो जन्म के आधार पर हो गया था कि जिसमें जन्म उसका हो गया तो वो उसी जाति में रहेगा, वो चीज़ अब बढ़ने लगी थी, इसी वजह से उनके साथ भेदभाव होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में समाज में उचित विकास और संगठन के लिए उपयोगी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई और सामाजिक अन्याय का कारण बनी। इसका विश्लेषण भारतीय समाज की विकास यात्रा को समझने में सहायक है। यानी देखिए जो भारतीय समाज की यात्रा है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले कर्म के आधार पर आई, ताकि समाज को बाँटा जा सके और सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके, सिर्फ़ इसका उद्देश्य यही था। लेकिन वो धीरे-धीरे समय के साथ में वो जन्म के आधार पर हो गए, और जिस चीज़ को समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए बनाया गया था, वही चीज़ समाज में आगे चल के समस्याएँ क्रिएट करने लगी। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो छुआ-छूत जैसी समस्याएँ हैं वो पैदा कर देती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारतीय शासनकाल के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण करें। यानी इस क्वेश्चन में आपको प्राचीन भारतीय जो शासनकाल है उसके जो सिद्धांत है और व्यवहार है उसका आपका विश्लेषण करना है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था एक संगठित नैतिक और धर्म आधारित प्रणाली थी, क्योंकि पहले जो था वो नैतिक और धर्म आधारित ही प्रणाली होती थी, जो समाज में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से विकसित की गई थी। इस प्रणाली में शासन और प्रजा के कर्तव्यों और अधिकारियों का स्पष्ट निर्धारण किया गया था। यानी इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रजा होती है और जो प्रजा के जो कर्तव्य होते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनको स्पष्ट रूप से बताया गया था। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित यह शासन व्यवस्था व्यवहारिक और आदर्शवादी दोनों रूपों में प्रचलित थी। यानी देखिए ये जो व्यवस्था होती थी ये व्यवहारिक तो होती ही थी, लेकिन इसके साथ साथ में ये आदर्शवादी भी होती थी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सिद्धांत शासन का आदर्श। किस तरह से सिद्धांत शासन का आदर्श होता है, इसके अंतर्गत पहला हम देखेंगे धर्म और धर्म पर आधारित शासन। यानी जो धर्म पर आधारित शासन होता है वो किस तरह से होता है, तो इसके अंतर्गत पहला आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय शासन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। यानी जो हमारे पहले का जो शासन होता था वो धर्म के सिद्धांतों पर ही आधारित होता था। केवल धर्म धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें नैतिकता न्याय और कर्तव्यों का भी शामिल था। यानी देखिए जो धर्म था वो सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं होता था हमारा धर्म, उसमें हमारे धर्म में नैतिकता न्याय और कर्तव्य को भी शामिल किया गया था। धर्म राज्य की अवधारणा में शासन को न्यायप्रिय सत्यनिष्ठ और लोक हितकारी होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्य धर्म। यानी जो राज्य धर्म है वो किस तरह से कार्य करता है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे राज्य धर्म का तात्पर्य शासन के कर्तव्यों से था। यानी जो राज्य धर्म है उसका तात्पर्य सीधा सीधा जो शासन है उसके कर्तव्यों से होता था। अब हम देखेंगे मनुस्मृति और महाभारत जैसे ग्रंथों में शासकों को लोक कल्याण का प्रतीक माना जाता है। यानी देखिए मनुस्मृति हो गया और जो भारत महाभारत हो गए उसमें जो शासक के ग्रंथ हैं या फिर ये कहें जो शासन है उसमें लोक कल्याण के लिए इनका प्रतीक माना जाता था, ठीक है। अब हम देखेंगे चक्रवर्ती सम्राट। यानी जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे वो कौन थे, इसमें आप लिखेंगे चक्रवर्ती सम्राट का विचार एक ऐसे शासन का था जो धर्म और न्याय के आधार पर
सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करे। यानी चक्रवर्ती जो सम्राट होता था वो एक ऐसे शासन को बोलते थे जो धर्म के साथ साथ जो न्याय है उसको भी करे और उसका भी नेतृत्व करे। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे न्याय और प्रशासन, यानी जो न्याय है और प्रशासन है इसके अंतर्गत आप लिखेंगे न्याय का सिद्धांत सर्वभवनीय सुखीन पर आधारित था। राजा को न्याय प्रदान करने का अंतिम स्रोत माना जाता था। यानी अगर राजा कुछ कह दे किसी भी निर्णय में तो उसको अंतिम ही माना जाता था, यानी राजा को अंतिम निर्णय के रूप में देखा जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक और सामाजिक नीति। यानी आर्थिक और सामाजिक नीति के अंतर्गत आप लिखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आर्थिक नीति और प्रशासन का विस्तृत वर्णन है। यानी देखिए जो कौटिल्य हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं या विषय हैं उनके बारे में बताया था। देखिए बुक का नाम बेशक अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो राजनीति से रिलेटेड है, राजनीति प्रशासन वगैरह से सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। और देखिए जो कौटिल्य है ये मौर्य वंश में आते हैं, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं। ठीक है, समाज के प्रत्येक वर्ग का कल्याण शासन की जिम्मेदारी मानी जाती थी। यानी सभी वर्गों का कल्याण हो ये शासन की जिम्मेदारी होती है जो शासन कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे व्यवहार शासन का व्यवहारिक स्वरूप, यानी जो शासन का व्यवहारिक स्वरूप है वो किस तरह से था। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे राजा की भूमिका, यानी जो राजा की भूमिका थी वो कैसी थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजा का धरती पर ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। यानी राजा को एक ईश्वर की तरह माना जाता था कि धरती पर जो राजा है वो ईश्वर का प्रतीक होता है, यानी ईश्वर का ही दूसरा रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें लिखेंगे वह न्यायिक सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र होता था, क्योंकि राजा के हाथ में ही होती है न्यायिक सैन्य और प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे अधिकारियों का विकेंद्रीकरण, किस तरह से अधिकारियों का विकेंद्रीकरण था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे शासन व्यवस्था में पंचायतों और स्थानीय इकाइयों को भी महत्व दिया जाता था। यानी जो शासन व्यवस्था होती थी उसमें जो पंचायतें होती हैं और जो स्थानीय इकाई होती हैं, यानी छोटे छोटे स्थानों पर जो न्याय करती हैं उनको स्थानीय इकाई बोलते हैं, उनका भी महत्व होता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ग्रामीण ग्रामीण पंचायतों को प्रशासन और विवाद निपटाने में अधिकार दिए गए थे। यानी जो ग्रामीण स्तर पर विवाद होते थे वो पंचायत द्वारा ही निपटा दिए जाते थे। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे प्रशासनिक तंत्र। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्रशासनिक तंत्रों को 3 स्तर में बांटा गया था। यानी जो हमारा प्रशासनिक तंत्र था उसको 3 स्तरों में बांटा गया था। पहला होता था हमारा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में या तो राजा होता था या मंत्री होता था। ठीक है, फिर होता था हमारा प्रांतीय प्रशासन जिसमें प्रांतों के प्रमुख होते थे। फिर होता था हमारा स्थानीय प्रशासन जिसमें ग्राम पंचायत होती थी, यानी ये गांवों के लेवल पर हो जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिक और नैतिक आधार, यानी यहाँ पर धार्मिक और नैतिक आधार पर किस तरह से था। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्म और नैतिकता शासन के हर पहलू में व्यापक थी। यानी अगर हम धर्म और नैतिकता की बात कर रहे हैं तो शासन के हर पहलू में धर्म और नैतिकता देखी जा सकती थी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे शासक अपने निर्णयों में वैध धर्मशास्त्र और आचार शास्त्र का पालन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर प्रणाली, यानी कर प्रणाली कैसी थी। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे राजस्व संग्रहण के लिए कर प्रणाली का प्रचलन था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूमि व्यापार और उत्पादन पर कर लगाया जाता था। यानी भूमि हो गई, व्यापार होगी और उत्पादन हो गया, इन तीनों चीज़ों पर कर होता था। अब हम देखेंगे सैन्य संगठन। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सैन्य बल शासन का अभिन्न अंग होता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा को अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती थी। यानी जो राजा होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो सभी को सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, अब हम देखेंगे सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर, यानी जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है उनके बीच क्या अंतर होता है। तो पहला हम देखेंगे आदर्श और व्यवहारिकता। यानी आदर्श और व्यवहारिकता के आधार पर आप लिख सकते हैं सिद्धांतों में शासन को धर्म और न्याय का पालन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन व्यवहारिकता में कोई शासक शक्ति और महत्वाकांक्षाओं के कारण अधर्म और न्यायपूर्ण नीतियां अपनाते हैं। यानी देखिए जो सिद्धांत है उसमें धर्म और न्याय का पालन करना बताया जाता है, लेकिन जो व्यवहारिकता होती है उसमें आकर जो शासक होता है वो अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनकी वजह से अधर्म या फिर अन्याय के रास्ते पर चल देता है। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं व्यवहारिकता में। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और वर्ग विभाजन, यानी जो भ्रष्टाचार और वर्ग विभाजन था वो किस तरह से किया जाता था। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कुछ शासकों के शासनकाल में भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे
वर्ण व्यवस्था ने कठोर रूप से समाज में असमानता को बढ़ावा दिया। यानी जो वर्ण व्यवस्था थी अब कठोर रूप से समाज में असमानता को बढ़ावा दे रही थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से उसे चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे बाहरी आक्रमण और प्रशासन विफल। किस तरह से विदेशी आक्रमणों के समय कई बार शासन तंत्र कमजोर साबित हुआ। यानी देखिए जब बाहर से आक्रमण हो रहा था, विदेशी आक्रमण हो रहा था, तो कई बार जो शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर महसूस होने लगी या फिर ये कहें विफल होती हुई दिखाई दी। अब हम देखेंगे महत्व और योगदान, क्या-क्या इसका महत्व है और क्या-क्या इसने योगदान दिया। तो इसमें आप पहला लिखेंगे लोकतांत्रिक परंपराओं का आधार, यानी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनका किस तरह से आधार है। चलिए इस देखते हैं। इसमें आप लिखेंगे ग्रामीण पंचायत और सभा जैसी सदस्य संस्थाएं प्राचीन भारतीय शासन में लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक है। यानी अगर हम ग्रामीण शासन और सभा जैसी चीज़ों को देखें तो वो प्राचीन जो शासन है उसमें लोकतांत्रिक परंपराओं का एक प्रतीक के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे न्याय का महत्व। किस तरह से प्राचीन भारत में न्याय को शासन का प्रमुख आधार माना जाता है। यानी जो न्याय है उसको जो शासन है उसका प्रमुख आधार माना जाता है। अब हम देखेंगे आर्थिक और सामाजिक स्थिरता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सामाजिक सहयोग से शासन प्रणाली स्थिर रही। यानी जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसकी वजह से जो सामाजिक सहयोग है और शासन व्यवस्था है वो बनी रही और वो विकसित होती रही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्राचीन भारतीय शासन काल में सिद्धांत और व्यवहार के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया गया। जैसे कि अभी हमने देखा जो हमारे सिद्धांत हैं और व्यवहार हैं उन दोनों तालमेल स्थापित करने की लगातार कोशिश होती रही है। यदि भी व्यवहार कभी कभी सिद्धांतों से विचलित हुआ फिर भी यह व्यवस्था उस समय की सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सफल रही। इसका अध्ययन भारतीय राजनीति और शासन के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक है, इसीलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। यानी जो प्राचीन भारतीय परंपराएं हैं उसमें धर्म की क्या आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों या ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक व्यापक सिद्धांत है। धर्म का शाब्दिक अर्थ धारण करने वाला या संपूर्ण समाज में विश्व को संतुलित बनाए रखने वाले सिद्धांत से है, ठीक है। यह नैतिकता, न्याय, कर्तव्य और सामाजिक समरसता का प्रतीक था। वेद, उपन्यास, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो कि हमने देखी भी है। इन सभी में जो धर्म है उसकी विस्तृत व्याख्या यानी डिटेल में बताया गया है। अब हम देखेंगे धर्म की परिभाषा और मूलभूत सिद्धांत कि जो धर्म की परिभाषा है उसको क्या कह सकते हैं हम, धर्म की परिभाषा में उसके मूलभूत सिद्धांत क्या हैं। तो पहले हम देखेंगे धर्म की परिभाषा। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्म का अर्थ है वह जो समाज और व्यक्ति के बीच को संगठित और अनुशासित करता है। यानी देखिए धर्म का अर्थ ही ये है जो समाज और व्यक्ति के बीच की जो चीज़ें हैं उनको संगठित करे और अनुशासित करे, उसके जीवन को संगठित करे और अनुशासन करे, वही हमारा धर्म होता है। जैसे कि यह सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। क्योंकि जो हमारा धर्म होता है वो सत्य पर, क्योंकि किसी का भी धर्म क्यों ना हो, वो कभी झूठ बोलना नहीं सिखाता, वो अहिंसा को नहीं सिखाता, वो करुणा को सिखाता है, न्याय को सिखाता है। और इसी वजह से सारे ही धर्म जो हैं वो नैतिकता और मूल्यों पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे धर्म के प्रकार। धर्म के प्रकार में आप लिखेंगे सामान्य धर्म, साधारण धर्म। यानी देखिए अगर हम देखें तो सामान्य धर्म कह लो या साधारण धर्म कह लो, यह सत्य, अहिंसा और समय जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करना बताता है या पालन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे विशिष्ट धर्म। विशिष्ट धर्म क्या होता है? यह व्यक्ति की स्थिति, जाति और भूमिका के आधार पर उसके कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जैसे सर्वधर्म कहा जाता है। यानी देखिए एक होता है सामान्य धर्म जिसमें सारी चीज़ें समान होती हैं, एक होता है विशिष्ट धर्म जिसमें जाति, स्थिति या फिर भूमिका कुछ विशिष्ट होती है या फिर उसके कर्तव्य थोड़े अलग होते हैं, तो वो क्या हो जाता है विशिष्ट धर्म या सर्वधर्म कहलाते हैं। उसे विशिष्ट धर्म कह लो या फिर सर्वधर्म कह लो, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा धर्म और सेतु। किस तरह से धर्म का उद्देश्य व्यक्ति, समाज और प्रगति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। क्योंकि जो धर्म है उसका उद्देश्य यही है कि समाज और जो व्यक्ति है उसके बीच में जो सामंजस्यता है उसको स्थापित करे रखे, ठीक है। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धर्म की अवधारणा, यानी जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है उनमें धर्म की क्या अवधारणा है। तो पहले हम देखेंगे वेद। वेद में आप लिखेंगे वेदों में ये धर्म का शितु यानी सार्वभौमिक नियमों और
यज्ञ यानी त्याग के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ठीक है, यह मानव जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने पर बल देता है। अब हम देखेंगे उपनिषद। उपनिषद के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, उपनिषदों में धर्म को आत्मा के वास्तविक स्वरूप और मोक्ष प्राप्त करने के साधनों के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें ज्ञान और आत्मा निरीक्षण को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महाभारत। महाभारत क्या है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे महाभारत में धर्म को समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति के कर्तव्यों से जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे भगवती गीता में सर्वधर्म और कर्म का सिद्धांत प्रमुख है। यानी जो भगवती गीता है उसमें सर्वधर्म और जो कर्म है उसका सिद्धांत ही प्रमुख माना जाता है। अब हम देखेंगे मनुस्मृति। मनुस्मृति को देखेंगे। मनुस्मृति में धर्म को समाज के संगठन के लिए नैतिक और सामाजिक नियमों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यह वर्ण और आश्रम व्यवस्था के आधार पर कर्तव्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म के प्रमुख सिद्धांत की, जो धर्म है इसके प्रमुख कौन कौन से सिद्धांत हैं। चलिए देख लेते हैं। धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में आप लिख सकते हैं नैतिकता और कर्तव्य। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्म का मूल्य उद्देश्य समाज में नैतिकता और कर्तव्य बोध स्थापित करना है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अहिंसा और करुणा। अहिंसा यानी हिंसा न करना और करुणा यानी दया भाव रखना धर्म के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। यह समाज में शांति और सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सत्य और न्याय किस तरह से। सत्य यानी सत्यता और न्याय धर्म के दो प्रमुख स्तंभ है। यानी देखिए जो सत्य है और न्याय है ये दोनों ही धर्म के प्रमुख स्तंभ के रूप में हम देख सकते हैं। न्याय व्यवस्था राजा और समाज का मुख्य कर्तव्य होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्वधर्म और सार्वभौमिक धर्म किस तरह से। सर्वधर्म व्यक्ति के धर्म और भूमिका के अनुसार उसके विशेष कर्तव्यों को निर्देशित करती है। सार्वभौमिक धर्म समानता के लिए सामान्य नैतिक नियमों का प्रतीक होती है। यानी देखिए जो सर्व धर्म होता है वह व्यक्ति के कर्मों या फिर ये कहें कर्मों पर आधारित होता है, और जो सार्वभौमिक धर्म होता है वो मान्यता के लिए समानवीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे धर्म और सामाजिक व्यवस्था। यानी जो धर्म है और जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धर्म ने समाज के 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया है। और हमने इसके बारे में सारे यानी चारों जो वर्ण होते हैं, 4 जो वर्ण हैं इनके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, आगे चलेंगे। यह विभाजन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने के लिए होती है। यानी ये जो विभाजन है ये कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए व्यवस्थित करने के लिए करी गई थी। आई होप आपको याद होगा अभी तक। ठीक है, क्योंकि मैंने ये पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताई थी कि किस तरह से जो ब्रह्मा के शरीर से इनका विभाजन किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था जो थी। आश्रम व्यवस्था किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे धर्म ने व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों यानी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास में विभाजित किया है। यानी जो एक व्यक्ति होता है उसको इन्होंने 4 जो आश्रम होते हैं उनमें विभाजित कर दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे प्रत्येक आश्रम में व्यक्तियों और जीवन शैलियों का निर्धारण धर्म के आधार पर किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय और नैतिकता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धर्म ने समाज में अनुशासन और सामाजिक न्याय की स्थापना की है। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म की व्यवहारिक उपयोगिता। यानी जो धर्म है उसकी जो व्यवहारिक उपयोगिता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत जीवन में धर्म। यानी जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसमें किस तरह से धर्म होता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं धर्म व्यक्तियों को नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यानी जो हमारा धर्म है वो नैतिक के साथ साथ जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसको भी जीने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन और आत्मा की शुद्धि पर बल देता है। यानी ये जो है ये आत्मा अनुशासन और जो आत्मा की शुद्धि होती है उस पर बल देता है। अब हम देखेंगे राजनीति और प्रशासन क्षेत्र में धर्म। यानी जो हमारा राजनीति और प्रशासन क्षेत्र है उसमें किस तरह से धर्म हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्म ने राजधर्म के रूप में शासकों के लिए नैतिक और न्यायपूर्ण शासन की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शासन को प्रजा के कल्याण और धर्म का पालन अनिवार्य बताया गया है। शासक की प्रजा का कल्याण उसका धर्म है और उसका पालन करना उसके लिए ये अनिवार्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्म और मोक्ष का समन्वय। यानी जो धर्म है और उसका जो मोक्ष है उसकी किस तरह से समन्वय हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धर्म ने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे निष्कर्ष की ओर। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म का व्यापक और गहन दृष्टिकोण था। यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होकर सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन का भी आधार था। क्योंकि अभी हमने देखा ये सिर्फ धार्मिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हमारे सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन का भी एक आधार था। धर्म ने व्यक्तियों को, समाज को नैतिकता, न्याय और संतुलन का मार्गदर्शन दिया है। इसकी अवधारणा आज भी भारतीय संस्कृति और दर्शन को प्रासंगिक बनाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको सभा और समिति के जो स्वरूप है वो बताने हैं और उसके जो कार्य होते हैं उनका आपको मूल्यांकन करना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिखेंगे सभा और समिति वैदिक काल की दो प्रमुख जन सामाजिक संस्थाएं थी जो प्राचीन भारतीय शासन और समाज व्यवस्था का आधार थी। यह संस्थाएं सामूहिक निर्णय लेने, शासन संचालन में जन भागीदारी का प्रतीक थी। सभा और समिति का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद और अन्य वेद ग्रंथों में मिलता है। यानी देखिए जो सभा और समिति थी ये शासन को चलाने के लिए एक जिम्मेदार समितियां थी। और देखिए ये जो थी इनका जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद में से मिलता है, अथर्ववेद में से मिलता है और भी बहुत सारे वेद हैं जिनमें से हमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखें सभा का स्वरूप और कार्य, यानी जो सभा होती थी उसका कैसे स्वरूप हुआ और उसका क्या कार्य था। पहले हम देखेंगे स्वरूप। इसमें आप लिख सकते हैं सभा एक सीमित संख्या वाले वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह होता था। यानी बुजुर्ग लोगों का, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनका एक समूह होता था। इसमें जो मुख्य होता था ये विद्वानों, वृद्धों और समाज के श्रेष्ठ लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, यह राजकीय और धार्मिक मामलों पर सवाल करने का वाली संस्था थी। यानी जो राजा द्वारा या राजकीय द्वारा कुछ भी धार्मिक या कोई भी कार्य होता था तो उस पर सवाल उठाने का कार्य करती थी। अब देखेंगे कार्य। इसमें आप लिखेंगे न्यायिक कार्य। सभा विवादों का निपटारा और न्याय प्रदान करती थी। यानी ये जो थी ये विवाद को निपटाने और न्याय प्रदान करने का कार्य करती थी। क्योंकि देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। इसी वजह से इसमें जो बड़े लोग होते हैं उनको शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे प्रशासनिक कार्य। राजा को शासन का सलाह दे, यानी जो राजा होता था उसको भी ये सलाह देने का कार्य करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक कार्य। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। यानी ये जो होते थे ये यज्ञ का और धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे उनका आयोजन करते थे। अब हम देखेंगे सामाजिक कार्य। समाज के नैतिक और सांस्कृतिक नियमों को बनाए रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे समिति का स्वरूप और कार्य देख लेते हैं। समिति का क्या स्वरूप था और इसके क्या कार्य थे। तो पहले हम देखेंगे समिति का स्वरूप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे समिति एक बड़ी संख्या थी जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था। यानी जो समिति थी उसमें बहुत सारे लोग थे और समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था, जिसमें युवा और आम नागरिकों को भी शामिल किया गया था। यानी इसमें जो होते थे वो जवान लोग होते थे और जो आम नागरिक होते थे वो लोग होते थे। यह राजकीय नीतियाँ और शासन में व्यापक मामलों पर चर्चा करते थे। यानी जो राजकीय नीति होती हैं और शासन के जो व्यापक मामले होते हैं उन पर चर्चा करने का कार्य करते थे। अब इनका जो कार्य था, यानी समिति का जो कार्य था उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं शासन का नियंत्रण, राजा की नियुक्ति, सलाह और कार्य की समीक्षा करने का कार्य इनका था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विधायी कार्य। नए नियमों और नीतियों का निर्माण करना। यानी कौन कौन से नए नियम बनेंगे, कौन कौन सी नीतियाँ होंगी, इनका निर्माण करना यही होते थे। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे सैन्य कार्य। सैन्य कार्य किस तरह से युद्ध और रक्षा से संबंधित निर्णय। यानी जो युद्ध है, जो रक्षा है, उससे संबंधित जो निर्णय होते थे वो इनके द्वारा लिए जाते थे। अब हम देखेंगे सामाजिक सुधार। समाज में समरसता और अनुशासन बनाए रखना ही इनका कार्य था। अब हम देखेंगे सभा और समिति का महत्व। यानी ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्या जरूरत थी। पहले हम देखेंगे इसमें जन भागीदारी। किस तरह से सभा और समिति समाज में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक परंपरा प्रोत्साहित करती थी। क्योंकि देखिए सभा और समिति में दोनों ही जो आम लोग थे वो शामिल होते थे, इसीलिए ये जो है ये जन भागीदारी को बढ़ाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यह सामूहिक निर्णय लेने और समाज में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करती थी। क्योंकि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे अब हम देखेंगे शासन का संतुलन। किस तरह से यह संस्था राजा की शक्ति को नियंत्रित और संतुलित करती थी। क्योंकि अगर लोगों के पास शक्ति नहीं होगी तो राजा अपनी मनमानी करेगा, लेकिन अभी लोगों के पास भी शक्ति होती थी जिसकी वजह से राजा अपनी मनमानी नहीं करता था। इसलिए जो शासन है उसमें संतुलित रहता था। ठीक है, अब हम देखेंगे
राजकीय नीतियों में सामूहिक निर्णय का महत्व, यानी जो राजकीय नीतियाँ होती थी, कोई भी नीति बन रही थी, उसमें सामूहिक निर्णय होता था, उसका महत्व देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण, किस तरह से सभी सभा और समिति ने वैदिक धर्म और परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान दिया। यानी देखिए इन्होंने वैदिक जो धर्म है उसको संरक्षण भी प्रदान किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन। इनके आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप लिखेंगे समिति जन भागीदारी, किस तरह से सभा मुख्यतः कुलीन प्रतिष्ठित वर्ग तक सीमित थी। यानी देखिए जो सभा थी वो ज़्यादातर कुलीन और प्रतिनिष्ठ जो वर्ग थे बस वहीं तक सीमित थी, और किसी वर्ग के लोग नहीं होते थे। निम्न वर्ग और महिलाओं को इसमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था। यानी जो निम्न वर्ग के यानी शूद्र हो गए और जो महिलाएं होती थी उनको इसमें भागीदारी नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अध्यक्षता और शक्ति संतुलन, किस तरह से राज्य सभा और समिति का प्रमुख था, जिससे उन संस्थाओं की स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी, क्योंकि राजा ही प्रमुख होता था। अगर उसके सामने कोई बोले वो उसको दंड देगा, इसी वजह से जो स्वतंत्रता थी वो कहीं न कहीं सीमित हो जाती है दंड की वजह से। क्योंकि अगर राजा के सामने कोई जाके बोलेगा कि नहीं मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, तो राजा क्या सुन लेगा? भई वो राजा है, वो उसको पनिश कर सकता है, उसके पास पूरी पावर है, वो उसको कहेगा जाओ इसे काल कोठरी में डाल दो, आगे से कोई बोलेगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कई मामलों में यह केवल औपचारिक संस्थाएँ बनाई रह सकती थी, यानी कई मामलों में ये सिर्फ़ औपचारिक संस्थाएँ ही बनकर रह जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिक प्रभावशालीता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं समिति का आकार बड़ा होने के कारण निर्णय प्रक्रिया सीमित, धीमी और जटिल हो जाती थी। यानी देखिए समिति जो थी इसका आकार जो था वो बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से निर्णय प्रक्रिया जो होती थी धीमी होती थी, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पर निर्णय लेना है तो सबके पास वो बात जाएगी, फिर सब अपना कंक्लूजन देंगे, जिसकी वजह से बहुत टाइम लग जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे निर्णयों के कार्यान्वयन में कई बार कठिनाई आ जाती थी, यानी जो भी निर्णय लिया है उसको लागू करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आ जाती थी कई बार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक असमानताएं। वर्ण व्यवस्था के कारण समाज में हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, क्योंकि अब जो समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई थी, जिसकी वजह से समाज के हर व्यक्ति या फिर हर वर्ग के लोगों को समान चीज़ें नहीं मिलती थी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष, क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं सभा और समिति वैदिक काल के प्रगतिशील राजनीतिक संस्थाएं थी, जिन्होंने शासन और समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस तरह से वो अभी हमने देखा है। हालांकि इन संस्थाओं की सीमाएं भी थी, जो कि अभी हमने देखा कि इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि सीमित जन भागीदारी और शक्ति का केंद्रीकरण। यानी जो जन भागीदारी थी वो सीमित थी और जो शक्ति थी उसका केंद्रीकरण हो गया था। फिर भी यह संस्थाएं प्राचीन भारतीय शासन में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रतीक मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ये जो परंपराएं हैं या ये जो प्रशासन है ये जन भागीदारी और लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसका प्रतीक कह सकते हैं। लोकतांत्रिक परंपरा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें बहुत कम लेवल पर लोगों की भागीदारी थी, लेकिन इसका प्रतीक कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और यहाँ आपके जो ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इन नोट्सों की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपके सेमेस्टर से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैंने सब्जेक्ट कवर करवाए हैं उन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सेमेस्टर में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मेरा चैनल। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।